First of all, congratulations to all of you for your result. Now we are starting lesson second, वितान. पाठ्य पुस्तक वितान निकाल लेंगे बेटा आप, और लेसन नंबर 2 करेंगे हम. पेज नंबर है आपका 9. पेज नंबर 9 निकालेंगे. लेसन का नेम है राजस्थान की रजत बूंदे. क्या है लेसन हमारा? राजस्थान की रजत बूंदे. लेखक हैं अनुपम मिश्र. तो इस पाठ में बच्चों, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राजस्थान जो है वहां पानी की कमी है. तो एक एक बूंद रजत होता है हमारा चांदी. जैसे आपने सुना होगा गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, रजत पदक. तो जो रजत होता है वो होता है चांदी हमारी. तो राजस्थान की रजत बूंदे कि किस प्रकार जो है राजस्थान की में एक एक पानी की बूंद जो है वो कीमती होती है, ये इस पाठ में जो है बताया है अनुपम मिश्र ने. जो अनुपम मिश्र जी हैं ये एक पर्यावरणविद हैं. तो ये जो है पर्यावरण के प्रति जो है इनकी काफी वो रही है, आस्था रही है कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और किस प्रकार जो है हम इस पाठ में उन्होंने इस चीज को बताया है कि किस प्रकार जहां जिन प्रदेशों में पानी की कमी है उन प्रदेशों में हम कैसे जो है पानी को इकट्ठा करके उसे हम प्रयोग कर सकते हैं. तो बेटा लेसन है हमारा, पाठ्य पुस्तक है हमारी, दोबारा से देखते हैं. पाठ्य पुस्तक है हमारी वितान, और जो पाठ है हमारा वो है राजस्थान की रजत बूंदे, और जो लेखक है हमारे वे हैं अनुपम मिश्र. अब जो अनुपम मिश्र जी हैं वो इस लेसन में क्या बताना चाहते हैं, इसका हम जो है थोरोली स्टडी करेंगे. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लेसन. पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रही हैं. बच्चों चेलवांजी क्या होते हैं? जो कुई की खुदाई और चिनाई करने वाला होता है वो कहलाता है चेलवांजी, यानी कि राजमिस्त्री. जो कुइयों की खुदाई और चिनाई का काम करते हैं उसे कहा जाता है चेलवांजी. तरबतर होता है भीगा हुआ, पसीने से भीगा हुआ. जो चेलवांजी है, राजमिस्त्री है, वो कुई के भीतर काम कर रही है. जो मजदूर मिस्त्री हैं, चेलवांजी जो भी हैं, तो वो कुई के भीतर काम कर रही हैं. जो कुई वहां पानी निकालने के लिए बनाई जाती है राजस्थान में, और वे पसीने से भीगे हुए हैं. कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है. कहता है कि जो कुई है उसकी 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है. अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, यानी कि 30-35 हाथ खुदाई के बाद जो अंदर है वो गर्मी और भी बढ़ती जाएगी. कुई का जो व्यास है, जो चारों ओर का घेरा है बेटा, घेरा बहुत ही संकरा है. संकरा मतलब बहुत चौड़ा. जो कुई है वो ज्यादा चौड़ी नहीं है. उखरू बैठे चलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है. तो क्या कहता है कि जो उखरू बैठा हुआ है, घुटनों के बल बैठा हुआ है चेलवांजी, क्योंकि जो कुई है वो ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो मुश्किल से वो घुटनों के बल उसके अंदर बैठ पाता है. तो कहता है कि चेलवांजी जो है उसकी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है. जैसे चेलवांजी कुई के अंदर बैठा हुआ है घुटने टेक के, तो थोड़ी सी दूरी पर ही, एक हाथ दूरी पर ही जो है मिट्टी है जिसकी वो खुदाई कर रहा है, कुई बना रहा है. यानी कि कहना चाहता है लेखक, जो कुई है वो बहुत ही संकरी है. उसमें एक आदमी बैठने के बाद जो है ये नहीं है कि वो पैर सीधे करके आराम से खुदाई करे. वह घुटनों के बल बैठा हुआ है, और थोड़ी ही यदि एक हाथ देखे तो उससे दूर जो है मिट्टी है, यानी कि वो मुश्किल से ही बैठ पाता है. कुई कितनी टाइट है. इसके बाद क्या है कि इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता. खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है. जो राजमिस्त्री के पास होती है बेटा बसोली, तो ये
उसका जो है कि यदि हम ये चाहें कि जो कुएं की खुदाई है वो कुल्हाड़ी से कर दी जाए या फावड़े से, तो ऐसा संभव नहीं है। वहां सिर्फ बसोली ही काम चला सकती है। बसोली छोटी डंडी का एक छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। कभी आपने राजमिस्त्री के पास देखा होगा, जिसे वो ईंटें वगैरह तोड़ता है, तो वो होती है बसोली। तो कहता है कि बसोली छोटी डंडी का एक फावड़े जैसा औजार होता है, नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। जो उसकी नोक होती है बसोली की, फाल होती है, वो लोहे की बनी होती है, और जो उसका पकड़ने वाला जो हत्था होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तो कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। कि जो कुएं के अंदर घुसकर इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, कुएं की खुदाई कर रहे हैं जो चेलबाजी, तो उस उन पर जाहिर है कि गर्मी का असर तो पड़ेगा ही। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। तो कहता है कि जब अंदर जाता है वो कुएं के, तो वहां बहुत अधिक गर्मी होती है। तो जो ऊपर होते हैं लोग, जमीन पर खड़े हुए, जो कुएं की खुदाई हो रही है, उसके ऊपर जो लोग खड़े हुए होते हैं, तो वहां क्या करते हैं, वो मुट्ठी भर रेत जो है कुएं के अंदर फेंकते हैं, ताकि उस रेत के साथ जो है ताजी हवा कुएं के अंदर जा सके और कुएं की जो दम घोटू गर्म हवा है वो ऊपर आ सके। इतना ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। फिर क्या कहता है कि जैसे ऊपर से रेत फेंकी जाती है, तो क्या होता है कि रेत के कण जो हैं वो चेलवांजी के सिर में लग सकते हैं और इससे उसे नुकसान पहुंच सकता है। तो क्या है जो चेलवांजी है, क्या होता है चेलवांजी? कुएं की खुदाई और चिनाई करने वाला। तो जो चेलवांजी होता है वो अपने सिर पर एक किसी धातु की बनी या बर्तन की तरह एक टोप पहने रहता है, या वो कांसे का होता है या वो पीतल का होता है, जो टोप होता है चेलवांजी के सिर पर। फिर क्या करता है उसके बाद, नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। अब देखिए, जब वो खुदाई कर रहा है बसोली से नीचे से, तो क्या होगा, मलबा यानी कि जो मिट्टी है वो जमा हो जाएगी, और ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी के साथ जो है उसे बाल्टी को ऊपर खींचा जाता है, और बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप जो है इनसे भी जो है चेलवांजी का बचाता है। अब देखो मिट्टी कैसे निकाली जाती है, जो उसने खुदाई की है, जो मिट्टी है, जो मलबा है, तो वो जो है एक बाल्टी जो है एक रस्सी से बांध दी जाती है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। देखिए, जैसा इस पिक्चर में बेटा दिखाया गया है कि जो चेलवांजी है वो एक नीचे कुएं के अंदर बैठा हुआ है, जो कुएं है उसकी खुदाई हो रही है, और जो एक रस्सी है उससे नीचे एक बाल्टी बांधी जा रही है, और उसमें वो है जो मिट्टी है वो डालता रहता है, और जो ऊपर है जो लोग वो उसे खींचते रहते हैं। और ये जो टॉप भी पहने हुए हैं चेलवांजी, तो जब वो बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो शायद उसमें से भी कोई कंकड़ गिरकर चेलवांजी के जो सिर है उसमें लग सकता है। तो जो ये टोप है पीतल या तांबे का, यह भी चेलवांजी को जो है उससे बचाता है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। उसके बाद चेलवांजी यानी कि चिजारो, चेलवांजी को ही चिजारो भी कहा जाता है। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, दक्षतम क्या होते हैं बेटे? कुशल, जो अपने काम में कुशल हों,
जिसे अपना काम अच्छी तरह आता हो। तो आगे क्या करता है वो कि वो कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग हैं, अपने काम में कुशल हैं कि वे कुएं की खुदाई भी करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं चेलवान जी, और जो है वो उसकी चिनाई भी करना, फिर उसकी पक्की ईंटों से चिनाई करते हैं कुएं की। यह काम चेजा कहलाता है। जो वो काम करते हैं उस काम को चेजा कहा जाता है। कुएं बनाने वालों को क्या कहा जाता है? चेलवांजी या चेजारो। और उनके काम को कहा जाता है बच्चों चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। तो कहता है कुएं और कुएं में क्या डिफरेंस है? कुएं और कुएं में क्या डिफरेंस है बेटा? जो कुएं है उसका व्यास जो है वो छोटा होता है, यानी वो कम चौड़ी होती है। गोलाई में व्यास कह सकते हैं उसका कम होता है, और जो कुआं होता है वो बहुत चौड़ा होता है कुएं के तुलना में। लेकिन गहराई जो है तकरीबन दोनों की सेम होती है, कुएं की भी और कुएं की भी। तो राजस्थान में जो है अलग अलग स्थानों पर, पेज नंबर 10 कर रहे हैं बेटा हम, पैसेज नंबर 2। तो अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। अब राजस्थान में जैसे अलग अलग स्थान हैं, तो वहां कई बार क्या है, जो पानी है वो जल्दी निकल आता है पाताल से। कहीं जो है पानी है उसका जो नीचे विस्तार है वो कम गहराई में है, कहीं ज्यादा गहराई में है। तो कहता है कि अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम और ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, वह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। वह तो नेति नेति जैसा जो है कुछ पेचीदा मामला है। और उसके बाद जो है क्या होता है बच्चों कि नैति नैति अंतहीन, कि जो कुआं है, तो कुएं और कुएं में एक अंतर तो क्या बताया है कि व्यास का है, और दूसरा अंतर क्या है बच्चों कि जो कुएं है उसमें जो है पानी ना तो वो पृथ्वी की सतह से लेती है, जो सतह पर पानी बहता है, जैसे किसका सतह पर पानी बहता है जैसे बारिश का, ना तो वो पानी लेती है कुएं, और ना ही जो है वो पाताल से, भूजल से जो अंदर है पानी वो लेती है, बल्कि जो पानी रिस कर धरती के अंदर जाता है तो वह उसे जो है ग्रहण करती है कुएं। ये अंतर जो है कुएं और कुएं में जो है लेखक बताना चाहता है। कहता है कि न वह भूजल को लेती है, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है, कि अंतहीन है, कि कुएं में जो पानी रिस कर भूमि के बीच तक जाता है, बारिश का पानी जो रिस रिस कर भूमि के बीच तक जाता है, उसे ही जो है वह धीरे धीरे ग्रहण कर लेती है और वही पानी इकट्ठा कुएं में हो जाता है। जबकि जो कुआं है वो नीचे जो है भूजल से, पाताल से पानी लेता है। इस प्रकार कुएं और कुएं में ये भी उन्होंने डिफरेंस बताया है। पहला जो अंतर था बेटा क्या था वो कुएं और कुएं में, वो ये था कि जो कुएं है उसका व्यास कम होता है, कम चौड़ी होती है, और दूसरा कुएं जो है वो ज्यादा चौड़े होते हैं। और सेकंड जो डिफरेंस था वो क्या था बेटा? सेकंड उन्होंने बताया है कि जो कुआं है वो भूजल से पानी लेता है, और जो कुएं है वह जो है ना तो वो जो पानी है हमारा, वो जो भूजल पर जो हमारा पृथ्वी की सतह पर बहता है वो पानी लेती है,
ना ही वो नीचे जो जमीन से निकलता है, जिसको हम पाताल पानी भी कह सकते हैं, ना वो लेती है, बल्कि जो पानी रिस कर जाता है उसे कुएं जो है अपने अंदर समेटती है। तो इसलिए कहा है कवि ने, यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। किसका? कुएं का। कि कुएं तो अंतहीन जो पानी है उसका कभी अंत ही नहीं होता, पता नहीं कैसे ये जो सिस्टम है वो चलता ही रहता है कुएं के पानी का। अब कहता है मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि क्या होती है बेटा? रेगिस्तान। तो कहता है जो रेगिस्तान की भूमि है जैसे कि राजस्थान में, तो वहां पर क्या है? रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। कि जो रेत है उसमें जो गहराई है वो पता नहीं खोदते खोदते कहां तक जो है रेत निकल आता है। अथाह यानी कि जिसकी कोई थाह न हो, जिसका कोई अंत न हो। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि जो भूमि है वो रेतीली है, मरुभूमि है। तो कहता है कि यदि यहाँ पर वर्षा अधिक हो भी जाए तो रेत में समाने में उसे अधिक समय नहीं लगता। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ, 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है वहां काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण ऊपर से दिखती नहीं। अब देखिए क्या है, क्या बताना चाहता है जो लेखक है, वो राजस्थान की मरुभूमि में, रेगिस्तान की मरुभूमि के बारे में आपको क्या बताना चाहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे आपको बहुत सारी नई जानकारियां भी मिलेगी। कहता है कि जो राजस्थान है वहां पर क्या है बेटा, वैसे तो रेतीली भूमि है, लेकिन जो रेत की सतह है उसके नीचे यदि रेत खोदते हुए आप 10-15 हाथ नीचे चले जाएंगे, या 50-60 हाथ, कहीं पर 50-60 हाथ नीचे जाना पड़ता है, कहीं पर 10-15 हाथ नीचे जाना पड़ता है, तो वहां पर जो है एक खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है। ये काफी चौड़ी होती है और रेत में दबी होने के कारण ये ऊपर से दिखाई नहीं देती। अब ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में ही हो रहे परिवर्तन से खड़िया जो है पट्टी का पता चल जाता है। तो जहां पर ये खड़िया पट्टी होती है भूमि में, रेतीली भूमि के नीचे जहां जिन क्षेत्रों में ये खड़िया पट्टी होती है, तो वहां पर इसका पता कैसे चलता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। तो ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से जब चौड़े कुएं खोदे जाते हैं, तो अब रेतीली भूमि की खुदाई करने के बाद क्या आ जाती है? खड़िया चौक पट्टी आ जाती है, खड़िया जो पट्टी है वो आ जाती है। तो जब वो कुएं खोद रहे होते हैं तो उस कुएं के अंदर जब वो खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में जो है खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर ये वह प्राय खारा होता है। कि जो 150-200 हाथ में बड़े कुओं में जो पानी निकलता है बेटा वो खारा होता है। यानी कि जो पाताल पानी होता है जमीन में वो खारा होता है। कहाँ की बात की जा रही है? राजस्थान। तो कहता है फिर क्या किया जाए भाई, यदि खारा पानी तो यूज नहीं होगा, तो कहता है कि फिर क्या होता है कि इसलिए पीने के काम में तो वो खारा पानी आ नहीं सकता, बस तभी इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। जब पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर खड़िया चाक की पट्टी है, तो वहां पर क्या है फिर जैसे कुएं की खुदाई की जा रही है और नीचे से जो पाताल पानी निकला है वो खारा निकला है, और बीच में क्या है? खड़िया चौक पट्टी का पता चल जाता है कि खड़िया पट्टी है यहाँ पर। तो फिर क्या होता है कि वहां पर कुइयां बनानी शुरू कर दी जाती है उस पट्टी के साथ साथ। तो फिर पट्टी खोदने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। जो पट्टी है, खड़िया पट्टी खोदने में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी हमें बताते हैं
कि इस क्षेत्र में जो है खड़िया पट्टी है। तो फिर खड़िया पट्टी में बेटा कुइयां खोदने का क्या फायदा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर पट्टी बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। फिर कैसे पता चलता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है? ऐसे भी पता चल जाता है कि यदि रेत के अंदर एकदम से जो है पानी ना सोखे जमीन, क्योंकि खड़िया पट्टी जहाँ पाई जाती है वहां पानी नहीं सोख, रेत तो सोख लेगा लेकिन जहाँ खड़िया पट्टी होगी वो इतनी जल्दी जो है पानी को नहीं सोखने देगी। तो कहता है कि किस प्रकार हमें पता चलता है खड़िया पट्टी का कि यहाँ पर इस क्षेत्र में खड़िया पट्टी है। तो लेखक ने यहाँ पर 3 कारण बताए हैं। पहला क्या बताया बेटा? पहला जो कारण है वो ये बताया है कि भाई जो खड़िया पट्टी है उसका पता लगाने के लिए जब हम कुएं खोदते हैं, तो जब बड़े बड़े चौड़े चौड़े कुएं खोदे जाते हैं तो रेत की जो परत है उसके बाद जो है खड़िया पट्टी आ जाती है, तो इसका पता जो है कुएं खोदते समय लग जाता है। दूसरी बात, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जिनका पीढ़ियों का अनुभव है, उनसे भी जो है हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में खड़िया पट्टी है। और तीसरा, जब यदि बारिश होती है और पानी जल्दी से रेत के अंदर नहीं समाता तो वहां भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर खड़िया पट्टी है। पेज नंबर 11 पे पढ़ रहे हैं बेटा हम, पैसेज नंबर 3। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। अब जो हमारा पाताल के अंदर पानी है बेटा, इस पट्टी का क्या फायदा है कि जो हमारे पाताल के अंदर पानी है वो है खारा, और अगर ये जो बारिश का पानी है तो ये पट्टी जो है उस बारिश के पानी को उस खारे पानी में जाने से रोक देती है। यानी कि जो ये पानी है यह ऊपर रेत में ही रह जाता है। तो फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में? उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह पर नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। अब देखिए, जो पथरीली पट्टी है, खड़िया पट्टी है, अब वो पानी को नीचे पाताल में तो जाने नहीं देती। अब जो पानी है वो ऊपर जो है कहाँ पर, रेत में ही रह जाता है, वहीं पर नमी बनी रहती है। अब क्या होता है फिर इसके बाद होता है कि तेज पड़ने वाली गर्मी में इस पानी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि तेज गर्मी के कारण जो ये नमी है रेत के अंदर पानी की, वर्षा के पानी की, तो ये भाप बनकर उड़ जाए। लेकिन रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं और वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। जहाँ लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट मिट्टी या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ती ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौट सकती है। तो क्या कहता है बेटा कि जो हमारी दोमट मिट्टियां होती हैं या काली मिट्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के कण है वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जो जगह बनती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन जो राजस्थान है वहां की मिट्टी रेतीली है, तो वो एक दूसरे से उसके कण चिपकते नहीं है और ना ही उस धरती में जो है उस भूमि में दरारें पड़ती है और ना ही पानी जो है वाष्प बनकर वातावरण में जाता है। समझ आ रही है बात कि कैसे जो है पानी की नमी जो है राजस्थान में भाप बनकर नहीं उड़ती। जो धरती के अंदर नमी है रेतीली धरती के अंदर, वो जो है वाष्प बनकर ऊपर
नहीं उठती। लेकिन जिन नक्षत्रों में, जैसे लेखक ने यहाँ पर क्षेत्रों का नाम दिया है कि मध्य प्रदेश में, एमपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, बिहार में, इन क्षेत्रों में क्या है, दोमट मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है, और इसके कण जो है आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या होता है कि उनके बीच में जगह बन जाती है और भूमि में दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने के बाद जो नमी है भूमि की, वो वापस जो है वातावरण से सोख लेता है, वह वाष्प बनकर जो है वातावरण में मिल जाती है। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। अब देखिए, जो मिट्टी के कण है, रेतीली मिट्टी के कण यहाँ बिखरे रहते हैं, तो जो लेखक है वो कहता है कि यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। यदि वो रेत के कण बिखरे नहीं रहेंगे तो भूमि की जो नमी है वह वातावरण में वाष्प बनकर चली जाएगी। तो बिखरे रहने में भी संगठन है। और दूसरा, यहाँ पीछे जो है कवि ने क्या दिया था, एक और बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। तो अलगाव क्या कहना चाहता है, जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है, कि जो रेतीले रेत के कण है वो एक दूसरे से चिपकते नहीं है। तो कई बार जो अलगाव है वह भी बेनिफिशियल होता है। इसी प्रकार लेखक ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। इसके बाद जो है, मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर थोड़े कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का पहरा इस पर बैठा रहता है। तो जो पानी वर्षा का आता है उसकी नमी को नीचे तो उसे कौन नहीं जाने देता, जो खड़िया पट्टी है वो उसे पाताल पानी में नहीं जाने देती वर्षा के पानी को, और ऊपर जो है वाष्प बनकर कौन नहीं जाने देता, जो रेत के कण है वो जो है उसे वाष्प बनकर जाने नहीं देती। इसके बाद क्या होता है, इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। अब क्या होता है बेटा, जब उस क्षेत्र में कुएं खोदी जाती है जहां पर खड़िया पट्टी है, ऊपर से तो क्या है, जो रेत है वो वर्षा के पानी को वाष्प बनकर नहीं उड़ने देता, और नीचे क्या है, जो खड़िया पट्टी है वह जो है उसको नहीं जाने देती पाताल पानी में। इस प्रकार क्या होता है कि जब कुएं खोदी जाती है तो वह पानी जो है बूंद बन बनकर कुएं के अंदर जाता रहता है, रिसता रहता है बूंद बूंद बनकर, और कुएं में पानी जमा होने लगता है। अब जो पाताल पानी है मैंने बताया था तो वो बिल्कुल खारा है, लेकिन जो ये पानी है वर्षा का पानी जब रिस रिस कर जाता है कुएं के अंदर तो यह अमृत जैसा मीठा होता है। अब देखिए, इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। मंथन करना, विचार करना, सोचना, विचारना, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। कि यह ये नहीं है कि एकदम से हो गया है, बहुत सारे माइंड जो दिमाग है उन्होंने सोचा, मंथन किया, और उसके बाद इसकी एक पूरी प्रक्रिया तैयार की गई कि किस प्रकार वर्षा के पानी को जो है कुइयां खोद कर इकट्ठा किया जाए और लोगों की जो समस्या है पानी की उसे दूर किया जाए।
तो ये किस प्रकार कारीगर तैयार किए जाएं, किस प्रकार कुइयां खोदी जाएं, किस प्रकार उनकी चिनाई की जाए और कहाँ पर खड़िया पट्टी मिले, तभी तो कामयाब होगी ना कुई। अगर वहां पर खड़िया पट्टी नहीं होगी तो जो पानी है रिसकर कहाँ चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। तो वहां पर तो जिस क्षेत्र में खड़िया पट्टी नहीं होगी वहां पर जो है कुई बनाना बेनिफिशियल नहीं होगा। वहां पर तो जो पानी है कहाँ पर चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा, क्योंकि जो खड़िया पट्टी है वही पानी को रोक पाती है। इसके बाद इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी, कि जो हमारा पालर पानी है, पाताल पानी है और रेजानी पानी, ये किस प्रकार के पानी होती है। सबसे पहले है हमारा पालर पानी। क्वेश्चन आएगा आपका, पालर पानी क्या होता है, पाताल पानी क्या होता है और रेजानी पानी क्या होता है। तो पहला रूप है पालर पानी, ध्यान से सुनेंगे, पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता रहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। तो पालर पानी क्या होता है बेटा, सीधा जो बारिश का पानी है जो नदियों तालाबों में बहकर जाता है वो होता है हमारा पालर पानी। दूसरा होता है पाताल पानी। जो पानी का दूसरा रूप है वो है पाताल पानी। वह वही भूजल है जो कुओं में से निकलता है, जो बड़े बड़े कुएं हो जाते हेलो। हेलो जागृति मैम। हेलो। जानी हेलो। है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक बेटा था आपका। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 13 पेज तक जो है हम यहाँ तक 13 पेज मेरा नंबर तक। हाँ जी, हाँ जी, लास्ट 2 मिनट। हाँ जी। लास्ट 2 मिनट है मैम। ओके ओके। तो यहाँ पर जो है बेटा लेखक ने 3 प्रकार का पानी हमें बताया है, पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। पालर पानी क्या होता है, जो वर्षा का पानी सीधा नदियों तालाबों में बहता है वो कहलाता है पालर पानी। और पाताल पानी क्या होता है, जो कुएं खोदकर भूमि के अंदर से निकलता है वो कहलाता है पाताल पानी। और रेजानी पानी क्या कहलाता है, पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी जो है वो कहलाता है रेजानी पानी। तो वर्षा की मात्रा नापने के लिए वहां इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है राजस्थान में। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई हुई वर्षा को भी नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की बारिश को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। यदि वर्षा इतनी हुई कि जो पानी है वो 5 अंगुल भीतर समा जाए तो वहां पर जो कहेंगे कि आज 5 अंगुल रेजा बारिश हुई है। तो यहाँ पर बेटा जो पानी के 3 प्रकार है उसको अच्छे से ध्यान से करेंगे। बैक एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन भी जो है आएगा ये, कि किस प्रकार का पानी होता है हमारा पालर, पाताल और रेजा। धन्यवाद बच्चों। अब जो नेक्स्ट लेसन है वो